Students, Assalamu alaikum. थर्ड ईयर आई एम डॉक्टर इशरत इमरान, योर कोर्स इंस्ट्रक्टर, और हम पढ़ रहे हैं फार्माकोलॉजी में हम लोग पढ़ रहे हैं कीमोथेरेपी, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। और प्रीवियसली हम सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स पढ़ रहे हैं। प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स में हमने टेट्रासाइक्लिन, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, मैक्रोलाइट्स, कीटोलाइट्स, ये सारे टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। और मैक्रोलाइट्स के कनेक्शन ही में फाइडेक्सोमाइसिन हमारा रह गया था। इसको हम डिस्कस करके कुछ अदर्स एंटीबायोटिक्स को डिस्कस करेंगे जो कि प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स ही हैं। और इस तरह से होपफुली इंशाल्लाह आज के इस वीडियो लेक्चर में हमारा प्रोटीन सिंथेसिस का टॉपिक विल बी कंप्लीटेड। तो हम स्टार्ट करते हैं फाइडेक्सोमाइसिन से। फाइडेक्सोमाइसिन एक मैक्रोसाइक्लिक एंटीबायोटिक है और इसका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा सिमिलर है मैक्रोलाइट से, ठीक है। लेकिन मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि इसका एक यूनिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं कि जितनी भी एंटीबायोटिक्स हैं हमारे पास वो 30S या फिर 50S राइबोसोमल सब यूनिट्स के साथ बाइंड करके प्रोटीन सिंथेसिस के मैकेनिज्म को अफेक्ट करती हैं। फाइडेक्सोमाइसिन का मैकेनिज्म इस तरह से यूनिक है कि ये बेसिकली सिग्मा सब यूनिट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज के ऊपर एक्ट करता है। और इस तरह से जो बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन है, क्योंकि देखें ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस होता है जिसमें डीएनए की इंफॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए को ट्रांसफ़र की जाती हैं। तो बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है ये बेसिकली ब्लॉक हो जाता है एंड डेफिनेटली कि फिर इस तरह से देयर विल बी टर्मिनेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस एंड एज ए रिजल्ट देयर विल बी सेल डेथ इन द ससेप्टेबल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अगर आप इसके एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम की बात करें तो वो नैरो है और वो लिमिटेड है ग्राम पॉजिटिव एरोब्स और एनएरोब्स तक, ठीक है। लेकिन इसकी एक्टिविटी जो है वो स्टेफलोकोक्साई और एंटीग्रोकोक्साई के अगेंस्ट भी है, ठीक है। प्राइमरीली जो है ये बैक्टीरिसाइडल एक्टिविटी है इसकी क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल के अगेंस्ट, बट ड्यू टू द यूनिक टारगेट साइट क्रॉस रेजिस्टेंस विद अदर एंटीबायोटिक क्लासेस हैज़ नॉट बीन डॉक्यूमेंटेड। ऑफ कोर्स क्योंकि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपने यहाँ देखा आरएनए पॉलीमरेज पर है, तो बाकी जो एंटीबायोटिक्स हैं यूजुअली उनके साथ इसका क्रॉस रेजिस्टेंस नहीं होता है, ठीक है। और आप इसकी काइनेटिक्स को देख लें कि ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के बाद इसकी मिनिमल सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन है और प्राइमरीली इट रिमेन्स इन द जीआई ट्रैक्ट, ठीक है। आइडियल है क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल के लिए, जैसा कि मैंने अभी बताया है। और एडवर्स इफेक्ट्स को अगर आप देखें तो वो वही हैं, नोज़िया, वॉमिटिंग और एब्डोमिनल पेन वगैरह, ठीक है। हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है। फाइडेक्सोमाइसिन शुड बी यूज्ड इन कॉशन विद पेशेंट जिनको मैक्रोलाइड एलर्जी हो, वहाँ पर ये हाइपर सेंसिटिविटी का रिस्क बढ़ा देते हैं। एनीमिया और न्यूट्रोपीनिया इसके साथ ऑब्जर्व की गई हैं, ओके। तो स्टूडेंट्स ये हम लोगों का क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है जो हम मैक्रोलाइट्स को डिस्कस कर रहे थे। लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स में कुछ अदर्स इम्पॉर्टेंट एजेंट्स हमारे पास मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम क्लोरमफेनिकॉल की बात करें तो ये एक बहुत ही प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर इम्पॉर्टेंट एजेंट है। और क्लोरमफेनिकॉल के बारे में आपने ये याद रखना है कि ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है और इसका जो यूज़ है वो लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शंस तक रिस्ट्रिक्टेड है। यानी जनरली अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो हम क्लोरमफेनिकॉल को नहीं देते। उन कंडीशंस में हम इनको देंगे जहाँ पर लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शंस होते हैं और आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। और क्लोरमफेनिकॉल एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, ये आपने याद रखनी है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। एज फार एज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज कंसर्न, तो इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू बाइंड
but reversibly with 50S ribosomal subunit of the bacteria, and hence it inhibit the protein synthesis at the peptidyl transferase reaction. ठीक है, ये वही वाली फिगर है 39.2 जो इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पर पेप्टाइडल ट्रांसफरेज रिएक्शन होता है और पेप्टाइड्स की, एक्चुअली पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एज द नेम इंडिकेट कि ये जो पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम है ये पेप्टाइड्स की ट्रांसफरेंस में इन्वॉल्व है। तो जाहिर है कि जब पेप्टाइड ट्रांसफ़र नहीं होंगे तो फिर प्रोटीन सिंथेसिस भी नहीं होगी। ओके, आई कैन शो यू दिस फिगर अगेन, गो आई विल गो बैक टू द फिगर और फिर मैं आपको यही वाला स्टेप वहाँ पर दिखाती हूँ। ओके, एंड स्टूडेंट्स यू कैन सी कि ये वो पिक्चर है और आप यहाँ क्लोरमफेनिकॉल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख सकते हैं। ये देखिए, ये क्लोरमफेनिकॉल है और यहाँ पर आप देखें कि एक ये पेप्टाइड्स यानी जो अमाइनो एसिड्स की चेन होती हैं ये यहाँ पर अटैच्ड हैं और इसको ट्रांसफ़र होना होता है। ठीक है, और ये कहलाता है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम, जो कि इस रिएक्शन को कैटालाइज करेगा और बेसिकली ये 50S के साथ ही बाइंड करके आपकी ये जो क्लोरमफेनिकॉल ड्रग है इस पेप्टाइडल ट्रांसफ़र के जो स्टेप्स हैं उसको ब्लॉक करती है और ये प्रोसेस जो है यहाँ पर ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, अब अगर आप इसको थोड़ा सा आगे देखें, ये देखें ये एक्शन यूँ होना था, ये जो दो अमाइनो एसिड आपको, ये देखिए ये दो अमाइनो एसिड्स, इनको आप यहाँ देखें। अब आप नेक्स्ट फिगर में देखें कि ये दो अमाइनो एसिड इस तरह एक के ऊपर 50S राइबोसोमल यूनिट में अटैच होते चले जाते हैं, यानी पेप्टाइड की ट्रांसफरेंस होती है एंड द एंजाइम इज पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। ये वाला एक्शन ब्लॉक हो जाता है बाय क्लोरमफेनिकॉल और इस तरह ये प्रोटीन सिंथेसिस के स्टेप को ब्लॉक कर देता है एट पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम। ओके, अब हम बैक वहाँ चलते हैं कि वहाँ क्या होगा और फिर हम देखते हैं कि इनका एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम क्या है और बहुत इंपॉर्टेंट इनके एडवर्स इफ़ेक्ट्स क्या हैं। ओके बच्चों, अब आप यहाँ पर देखें कि इसकी मैकेनिज़्म से ही एक पॉइंट आप यहाँ जहन में रखें कि कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी तो है मेमेलियन माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम्स की बैक्टीरिया के साथ। ठीक है, ये तो आपको मालूम है। डिफरेंस तो है कि वहाँ यहाँ पर 30S और 50S राइबोसोमल यूनिट है या वहाँ पर राइबोसोमल यूनिट्स डिफरेंट हैं, 40-60 हैं, लेकिन अगेन क्योंकि कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी है तो होता ये है कि अगर आप हाई डोजेस पर क्लोरमफेनिकॉल दे देंगे तो इसकी वजह से जो मेमालियन, जो ह्यूमंस के अंदर जो राइबोसोम्स हैं वहाँ पर भी इनकी जो एटीपी या प्रोटीन सिंथेसिस होती है उन ऑर्गेनल्स में वो भी ब्लॉक हो जाती है और जिसकी वजह से ये बोन मैरो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, इसकी ओरल फॉर्मुलेशन इसीलिए यूएस से रिमूव भी हो गई है इसी टॉक्सिसिटी की वजह से और आगे हम इसकी टॉक्सिसिटी में प्लास्टिक एनीमिया और ग्रे बेबी सिंड्रोम जो बच्चों में होता है वो डिस्कस करेंगे तो वो इसके इसी मैकेनिज्म की वजह से ही एसोसिएटेड है। ठीक है, फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम। जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि इसका जो यूज़ है वो हम रिज़र्व रखते हैं फॉर द सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शंस के लिए। So chloramphenicol is active against many type of the microorganism including chlamydia, rickettsia, spirochetes, anaerobes. Drug is primarily bacteriostatic, but depending upon the dose and organism, it may be bactericidal. Okay. रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो मेनली एंजाइम की वजह से होती है रेजिस्टेंस, जो कि क्लोरमफेनिकॉल को इनएक्टिवेट कर देते हैं और अदर मैकेनिज्म्स में डिक्रीज्ड एबिलिटी टू पेनिट्रेट इनटू द ऑर्गेनिज्म एंड राइबोसोमल बाइंडिंग साइट्स के ऊपर भी ऑल्ट्रेशंस हो सकती हैं। ठीक है, फार्मेकोकाइनेटिक्स को बच्चों आप लोग पढ़ लीजिएगा और मिल्क में भी सिक्रीट होती है तो आपने ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स में इनको अवॉइड करवाना होता है। अब इनके एडवर्स इफेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्लोरमफेनिकॉल के, हम वो डिस्कस करते हैं कि इनके एडवर्स इफेक्ट्स में अगर आप देखें आपको एनीमियाज, ग्रे बेबी सिंड्रोम और इन्हीं एनीमियाज में ए प्लास्टिक एनीमिया का भी मैं जिक्र करती हूँ और ड्रग इंटरेक्शंस भी इनकी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप एनीमिया को देखें तो डोज रिलेटेड एनीमिया अक्सर पेशेंट्स में होता है
और डोज रिलेटेड एनीमिया में हीमोलाइटिक एनीमिया हो सकता है, ख़ास तौर पर उन पेशेंट्स में ये ऑब्जर्व किया गया है जिनको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है। और इसके अलावा ए प्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। ए प्लास्टिक एनीमिया इवन इंडिपेंडेंट ऑफ डोज है एंड जिसमें अकर आफ्टर थेरेपी हैज सीज्ड। तो बहुत एक इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट क्लोरमफेनिकोल के साथ जो एसोसिएटेड है, जैसे मैं उस दिन आप लोगों को अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स का बता रही थी कि अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स का आज भी हमारे माइंड में है कि ऑटोटॉक्सिसिटी और नेफ्रोटॉक्सिसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली क्लोरमफेनिकोल को भी हमने बहुत अरसा पहले पढ़ा है, लेकिन आज भी ये बात हमेशा याद रहती है जहाँ भी क्लोरमफेनिकोल का नाम आए कि एक तो ए प्लास्टिक एनीमिया और दूसरा जो ग्रे बेबी सिंड्रोम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट हैं जो कि क्लोरमफेनिकोल के साथ एसोसिएटेड हैं। अब ग्रे बेबी सिंड्रोम, अच्छा मैं ये ज़रा क्लियर कर लूँ और दोबारा से इसको फ्रेश कर लेते हैं। ग्रे बेबी सिंड्रोम, देखो ग्रे बेबी सिंड्रोम जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि ये बेबीज़ का कोई सिंड्रोम है, ठीक है, बेबीज़ में। और वो ग्रे ग्रे क्यों कहा गया है? क्योंकि उनका कुछ कलर ऐसा हो जाता है साइनोसिस की वजह से। अब इसको हम डिस्कस करते हैं क्यों है, आप इसको पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा, ठीक है। जो और स्पेशली ये बेबीज़ यानी नियोनेट्स के अंदर ही इन्फेक्शन है। तो नियोनेट्स हैव इन्फेक्शन भी नहीं बल्कि सिंड्रोम है। नियोनेट्स हैव अ लो कैपेसिटी टू ग्लूकोरोनिडेट द एंटीबायोटिक, ठीक है, क्योंकि इसकी ग्लूकोरोनिडेशन होती है। और फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 रिएक्शन आपको फार्माकोकाइनेटिक्स में मेटाबॉलिज्म में लिवर में याद होंगे। फ़ेज़ 1 रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होते हैं, फ़ेज़ 2 ग्लूकोरोनिडेशन रिएक्शन होते हैं जो कि कॉन्जुगेशन रिएक्शन होते हैं। अब जो नियोनेट्स होते हैं उनके अंदर ग्लूकोरोनिडेशन की कैपेसिटी बहुत लो होती है, एक बात, ठीक है। एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये कि उनका अंडर डेवलप रीनल फंक्शंस होते हैं, उनकी जो किडनीज़ हैं वो अभी प्रॉपरली ड्रग्स को एक्सक्रीट आउट नहीं कर पाती हैं, ठीक है। जिसकी वजह से ये ड्रग्स एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं और वो एक इस लेवल पर पहुंच जाते हैं कि वो जो माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम्स हैं, यानी जो ह्यूमन के सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम्स हैं उनके साथ, क्योंकि स्ट्रक्चर तो इनका सिमिलर ही है ना राइबोसोम्स का, तो ये उनके साथ अफेक्ट करना शुरू उनके ऊपर अफेक्ट करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ तक कि फिर इसकी वजह से उन नियोनेट्स में पुअर फीडिंग होती है, उनकी ब्रीदिंग बहुत डिप्रेस्ड हो जाती है, कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स होता है और साइनोसिस होती है। और इसी वजह से ये जो बच्चे बहुत ही बिल्कुल पेल पीले ग्रे कलर के हो जाते हैं, साइनोसिस और कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स की वजह से उनको प्रॉपर सांस नहीं आ रही होती, इसको हम कहते हैं ग्रे बेबी सिंड्रोम। और फाइनली फिर दिस कैन लीड टू द डेथ, ठीक है। और ऐसे अडल्ट्स जिनको बहुत हाई डोजेस हो जाए तो उनमें भी इस तरह की टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इनका एक एडवर्स इफेक्ट है, एक ए प्लास्टिक एनीमिया जो मैंने बात की और दूसरा ग्रे बेबी सिंड्रोम, ठीक है। ड्रग इंट्रैक्शंस भी कॉमन है इसलिए कि ये हेपेटिक ऑक्सीडेजेस से को ब्लॉक कर देती है क्लोरमफेनिकोल। जाहिर है कि फिर वो ड्रग्स जो कि P450 सिस्टम से मेटाबोलाइज हो रही होती हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो मैं बात करी थी, फॉर एग्जांपल जैसे कि फेनिटोइन है या वारफरिन है, इनके कंसंट्रेशन बढ़ सकते हैं। यू नो कि फेनिटोइन हो और या फिर आपके पास ये फेनिटोइन हो या फिर वारफरिन हो, ये भी लो या नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स ड्रग्स हैं, तो इनकी कंसंट्रेशन बढ़ सकती हैं और अगेन टॉक्सिसिटी के चांस होते हैं इन ड्रग इंटरेक्शंस की वजह से, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास न्यू एक और एजेंट जो है अदर्स में, वो है क्लिंडामाइसिन। और क्लिंडामाइसिन जो है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एरिथ्रोमाइसिन से रिलेटेड है। एरिथ्रोमाइसिन यू नो कि एक अमाइनोग्लाइकोसाइड है और क्लिंडामाइसिन प्राइमरीली used in the treatment of infection caused by gram positive organism including MRSA यानी methicillin resistant staphylococcus aureus and streptococcus और anaerobic bacteria से, ठीक है। रेजिस्टेंस मैकेनिज्म भी इसकी एरिथ्रोमाइसिन से सिमिलर है, इसीलिए क्रॉस रेजिस्टेंस के चांसेस होते हैं, ठीक है। क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल की अगर हम बात करें तो वो हमेशा रेजिस्टेंट है टू द क्लिंडामाइसिन एंड यूटिलिटी ऑफ क्लिंडा फॉर ग्राम नेगेटिव एंड एरोब, फॉर एग्जांपल बैक्टीरियोड्स की जो स्पीशीज़ हैं इज़ डिक्रीजिंग ड्यू टू द इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ये ग्राम नेगेटिव एंड एरोब्स के अगेंस्ट इतनी इफेक्टिव नहीं रही है, रेजिस्टेंस के पैटर्न हमारे पास बहुत
एडवांस किस्म के आते जा रहे हैं फ्रॉम द बैक्टीरिया, ठीक है। और आप काइनेटिक्स पढ़ लें कि क्लिंडा अवेलेबल होती है दोनों आईवी में भी और ओरल फॉर्मुलेशन भी, लेकिन ओरल जो है वो लिमिटेड है सिर्फ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इनटॉलरेंस में, यानी वो पेशेंट जो कि जीआईटी इंटॉलरेंस हो जहाँ पर, तो फिर आप जो है ना ओरल फॉर्म जो है उसको उस सूरत में आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लिमिटेड और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इंटॉलरेंस अगर हो तो फिर आप ओरल फॉर्मुलेशन को यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसीलिए इसका यूज़ अब लिमिटेड होता जा रहा है ओरल फॉर्म में, और ज़्यादातर क्लिंडा को आईवी दिया जाता है, ठीक है। और अगेन इसका ऑक्सीडेटिव मैकेनिज़्म है, लो यूरिनरी एलिमिनेशन है, जिसकी वजह से अगेन जो इसकी यूटिलिटी है यूटीआई इन्फेक्शन में वो फिर लिमिटेड होती चली जा रही है, ठीक है। एक्यूमुलेशन इसकी रिपोर्टेड है जिनको रीनल इम्पेयरमेंट हो या हेपेटिक फेलियर हो, ज़ाहिर है कि रीनल से यानी किडनी से प्रॉपरली एलिमिनेट नहीं होगी और लिवर से प्रॉपरली मेटाबोलाइज नहीं होगी। तो स्किन रिएक्शंस या रैशेस और डायरिया बहुत कॉमन है। सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस जो है, जो कि एक सीरियस रिजल्ट होता है ओवर ग्रोथ ऑफ क्लॉस्ट्रिडियम डिफिसल की, वहाँ पर उसको ये रिप्रेजेंट करता है अगर पेशेंट को डायरिया हो रहा होता है, क्योंकि उसका सीरियस जो सिम्टम आपके सामने आता है सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस में, वो हमेशा डायरिया ही आता है, ठीक है। उस सूरत में हम या तो मेट्रोनिडाजोल देते हैं ओरल, ठीक है, और या फिर वेनको देते हैं, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं कि क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल का जो प्रॉब्लम आता है वहाँ पर आपके पास वेनको या मेट्रोनिडाजोल जो है वो इफ़ेक्टिव हैं, ठीक है। नेक्स्ट एजेंट्स क्विनोप्रेस्टन और डाल्फोप्रेस्टन, ये बेसिकली एक कॉम्बिनेशन है। एक्चुअली ये जो एंटीबायोटिक्स हैं ये मिक्सचर हैं दो स्ट्रेप्टोग्रामिन्स का, क्विनोप्रेस्टन और डाल्फोप्रेस्टन। एक मिनट, आई एम पिकिंग अ पेन फॉर यू, क्विनोप्रेस्टन एंड डाल्फोप्रेस्टन। और ये एक मिक्सचर है जैसा कि मैंने बताया 2 स्ट्रेप्टोग्रामिन्स का इन द रेशो ऑफ 30-70 रिस्पेक्टिवली, ये आपने जहन में रखना है। सिग्निफिकेंट एडवर्स इफेक्ट इसकी जो यूज़ है वो रिजर्व्ड है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सिवियर वीआरई, और वीआरई का मतलब है वेनको रेजिस्टेंट एंटीरोकोकस फैकियम इन द एब्सेंस ऑफ अदर थेराप्यूटिक ऑप्शन, वो भी अगर आपके पास कोई दूसरे थेराप्यूटिक ऑप्शंस ना बचें तब, ठीक है। मैकेनिज़्म की अगर हम बात करें तो अगेन ये कॉम्बिनेशन दो सेपरेट साइट्स ऑफ 50S बैक्टीरियल राइबोसोम को बाइंड करता है, क्योंकि आपको मैंने बताया कि ये कॉम्बिनेशन है लेकिन अलग अलग साइट पे बाइंड करता है। डाल्फोप्रेस्टन जो है ये डिसरप्ट करता है एलोंगेशन प्रोसेस को बाय इंटरफेयरिंग विद एडिशन ऑफ न्यू अमाइनो एसिड टू पेप्टाइड चेन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक पेप्टाइड चेन है तो उसके ऊपर अमाइनो एसिड ऐड होते चले जाते हैं और ये प्रोसेस एलोंगेशन का कहलाता है। ये ब्लॉक हो जाता है डाल्फो के ज़रिए, और क्विनोप्रेस्टन जो है वो भी इलोंगेशन को ब्लॉक करती है जस्ट लाइक मैक्रोलाइड की तरह से, और वहाँ पर फिर वो इनकम्प्लीट पेप्टाइड चेन को रिलीज़ करवा देती है। तो ये दोनों साइनर्जेस्टिकली प्रोटीन सिंथेसिस को डिसरप्ट करते हैं और बैक्टीरिसाइडल है ये कॉम्बिनेशन, और इनका PAE इफेक्ट भी लॉन्ग है। PAE इफेक्ट मीन्स जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा था, पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट, यानी अगर आप ड्रग की कंसंट्रेशन MIC मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन से भी डिक्रीज कर दें तब भी उसका इफ़ेक्ट आपके बॉडी में आ रहा होता है, जिसे कहते हैं पोस्ट एंटीबायोटिक इफ़ेक्ट। आफ्टर द एंटीबायोटिक भी उसका इफ़ेक्ट आ रहा होता है, आपने एंटीबायोटिक के लेवल्स डिक्रीज़ कर दिए, एंटीबायोटिक स्टॉप कर दी, उसकी मिनिमम कंसंट्रेशन भी मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन से प्लाज्मा में कम है MIC से, और उसके बावजूद वो ड्रग जो है वो अपना इफ़ेक्ट दे रही होती है, तो इसके PAE है, ठीक है। एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम, जैसे अभी हमने बात की इससे पहले कि ये कॉम्बिनेशन ड्रग एक्टिव है ग्राम पॉजिटिव कॉक्साई के अगेंस्ट, इंक्लूडिंग दोज रेजिस्टेंट टू एन अदर एंटीबायोटिक, और प्राइमरीली यूज इसका एंटीरोकोकस फैकियम में है जिसमें वेनको रेजिस्टेंट स्ट्रेन के अगेंस्ट भी ये इफ़ेक्टिव होती है, ठीक है। लेकिन ये ड्रग जो है वो इफ़ेक्टिव नहीं है, इज़ नॉट इफ़ेक्टिव अगेंस्ट एंटीरोकोकस फैकियम के अगेंस्ट, ठीक है, जहाँ पर ये बैक्टीरियोस्टैटिक है। और रेजिस्टेंस के वही मैकेनिज़्म है जो हम पहले डिस्कस करते हैं,
लेकिन बेसिकली यहाँ पर जो है इन एजेंट्स की जो रेजिस्टेंस है मोस्ट कॉमनली वो एंजाइमेटिक प्रोसेसेस के ज़रिए से होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द प्रेजेंस ऑफ अ राइबोसोमल एंजाइम दैट मिथाइलेट द टारगेट बैक्टीरियल 23S राइबोसोमल आरएनए साइट, और इसकी वजह से क्विनोप्रिस्टिन की बाइंडिंग इनहिबिट हो जाती है। और अक्सर जो है मॉडिफिकेशन आ सकती हैं एंजाइमेटिक जो हैं वो बैक्टीरिसाइडल या बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन को भी वो चेंज कर सकती हैं। प्लाज्मिड एसोसिएटेड इफेक्टिव इफेक्ट जो है इनके, जो मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मिड मौजूद होता है जो कि एक नॉन क्रोमोसोमल डीएनए, उसकी वजह से उस एसोसिएटेड रेजिस्टेंस आ जाती है बैक्टीरिया के अगेंस्ट, और अगेन ईफ्लक्स पंप की पॉसिबिलिटी हमेशा मौजूद रहती है जिसकी वजह से वो ड्रग्स सेल से बाहर निकाल कर फेंक देते हैं, ठीक है। काइनेटिक्स को आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। एडवर्स इफ़ेक्ट की अगर हम बात करें तो वेनस इरिटेशन कॉमन होती है। अगर आप इसको पेरिफेरल के बजाय जो है पेरिफेरल से अगर आप दे दें रादर देन अ सेंट्रल लाइन, और हाइपर बिलीरुबिनीमिया 25% ऑफ पेशेंट्स में हो सकता है। आर्थ्रेल्जिया और माइएल्जिया भी रिपोर्टेड है। ज़ाहिर है माइएल्जिया मीन्स कि पेन इन द मसल्स और आर्थ्रेल्जिया मीन्स पेन इन द जॉइंट्स, और क्योंकि ये साइटोक्रोम P453A4 को पर्टिकुलरली ब्लॉक करता है तो फिर ऐसी ड्रग्स जो इनसे मेटाबोलाइज हो रही होती हैं उनके लेवल्स को भी आपको चेक करना पड़ता है, अदरवाइज ये फिर उनकी टॉक्सिसिटीज़ को इंक्रीज कर देगा, ओके। और लास्ट में हमारे पास लाइंजोलेड, और अब न्यू एजेंट भी आ गया है इसको, इसमें एक और जिसको जो जिन बच्चों के पास 7th एडिशन है बुक का वो उसमें देख सकते हैं, टेडाइजोलेड भी मौजूद है। लाइंजोलेड और टेडाइजोलेड ये बेसिकली ऑक्साजोलिडीनोन्स हैं और सिंथेटिक हैं। ये बेसिकली जो रेजिस्टेंट ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ना, जैसे हमने वीआरई यानी वेनको रेजिस्टेंट की बात की, एंटीरोकॉक्साई की, या पेनिसिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकॉक्साई की, या जो मेथिसिलिन रेजिस्टेंट की हम बात करते चले आ रहे हैं एमआरएसए की, उनके अगेंस्ट इनको डेवलप किया गया है। अगेन ये 23S राइबोसोमल आरएनए और 50, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 50S के फिर राइबोसोमल यूनिट होते हैं, तो ये उनके 23S राइबोसोमल यूनिट के साथ बाइंड करता है, और उसको बाइंड करके जो 70S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स होता है, यानी जो होल उसका 70S राइबोसोमल सब यूनिट है उसके इनिशिएशन को ये ब्लॉक कर देता है, ठीक है। और अगेन इसको मैं आपको वहाँ से शो करती हूँ, हम इसके मैकेनिज्म को वहाँ पर भी देखते हैं कि कैसा 70S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन रहा होता है। ओके बच्चों, ये देखिए आप लोग कि यहाँ पर आपके पास ये लाइंजोलिड है और ये 50S का जो 23S राइबोसोमल सब यूनिट होता है उसके साथ ये बाइंड कर जाता है, और बाइंड करने के बाद जो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स होता है, ये देखें लाइंजोलिड इस स्टेप को बेसिकली ब्लॉक कर रहा है। यू कैन सी लाइंजोलिड ने इसको ब्लॉक किया, और अब आप आगे देखें कि यहाँ पर ये जो एक इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स पूरा 70S का बनना होता है, ये उस 70S को, ये देखिए इस पूरे 70S के इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स को ही बेसिकली ब्लॉक कर देती है। ये है लाइंजोलिड का या टेडाइजोलिड जो न्यू एजेंट्स हैं अब उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ओके। एज फार एज एंटी बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम इज कंसर्न, तो आप ये इसका पढ़ लीजिएगा कि एंटी बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम जो है वो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट है, जैसे स्टेफ्लो, स्ट्रेप्टो, एंटीरोकॉक्साई, कोराइनी बैक्टीरियम स्पीशीज़ हैं, लिस्टेरिया की हैं, और इसके अलावा मॉडरेटली एक्टिव है अगेंस्ट ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के, ठीक है। और क्लिनिकल यूज़ है इसका ड्रग रेजिस्टेंट ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट, जैसा कि मैंने आपको अभी पहले बताया कि इनको सिंथेटिकली इसीलिए ही बनाया गया था। इनका एक्शन बैक्टीरिसाइडल है अगेंस्ट स्ट्रेप्टोकॉक्साई, और ऑल्टरनेटिव है ये डेप्टोमाइसिन का फॉर द इन्फेक्शन कॉज बाय जो वेनको रेजिस्टेंट इन्फेक्शन होते हैं वहाँ पर, ठीक है। रेजिस्टेंस के बच्चों वही मैकेनिज्म आप इनके पढ़ लीजिएगा कि बाइंडिंग साइट्स चेंज हो जाती हैं, या फिर ससेप्टेबिलिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है, और क्रॉस रेजिस्टेंस दूसरे प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर से इनकी आमतौर पर नहीं होती है। फार्माकोकाइनेटिक्स को आप देख लीजिए। एडवर्स इफेक्ट्स इनमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, जीआईटी का अपसेट है इसमें, और लाइंजोलेट का जो है एक नॉन सिलेक्टिव मोनो
अमाइन ऑक्सीडेज एक्टिविटी भी है, जिसकी वजह से सेरोटोनिन सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है, क्योंकि एंटी डिप्रेसेंट आपने पढ़ा था ना कि मोनोअमाइन ऑक्सीडेज को बेसिकली ब्लॉक करते हैं। और इसके अलावा इवन ये कि न्यूराइटिस वगैरह ब्लाइंडनेस की तरफ लेके जा सकती है। तो ये आप इनके एडवर्स इफ़ेक्ट्स को पढ़ लीजिए यहाँ पर, और उसके बाद ये एमसीक्यूज़ को भी ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा कि एमसीक्यूज़ क्या हैं, इनको आप पढ़ लें तो बहुत अच्छा होता है ये, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि इस वक्त आपके पास के जो यहाँ मौजूद हैं एमसीक्यूज़, आप उसमें देखें कि इनको पढ़ें आप चैप्टर के बाद तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। कोई एक आध क्वेश्चन मैं आपके सामने यहाँ डिस्कस कर लेती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यही वाला देख लेते हैं। चिल्ड्रन यंगर देन 8 ईयर्स ऑफ एज, ये देखें, शुड नॉट रिसीव टेट्रासाइक्लिन। क्यों भाई? अब आप मुझे बताएं। कॉज रप्चर ऑफ टेंडन्स, डिपॉजिट इन टिश्यू अंडरगोइंग कैल्सिफिकेशन, डज नॉट क्रॉस इन टू सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, या कैन कॉज ए प्लास्टिक एनीमिया। जाहिर है कि हमने टेट्रासाइक्लिन का पढ़ा था कि ये डिपॉजिट होते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपके पास वो बी है, डिपॉजिट इन टिश्यू अंडरगोइंग कैल्सिफिकेशन। ओके, सो स्टूडेंट्स, हमारा प्रोटीन सिंथेसिस का चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हुआ, और आप इनका स्पेक्ट्रम ज़रूर लिखते जाएं और उनको अच्छे से याद करते जाएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।